हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एआरएस मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव है ना, उसके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे जो है राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपकी आंसर राइटिंग के लिए। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट योर एआरएस मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। सो अभी एसआरबी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हुआ है। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च कर रखा था। बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलाइज है। इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज जैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में हमारा स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा पीजीटी सेट इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर इकोनॉमिक्स, और इस बार हमने फर्स्ट टाइम एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च करा था स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड से। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बार हमारे बैच से क्लियर हुए और आगे उनको मेंस के लिए भी हम गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट होगा आप लोगों के ड्रीम एग्जाम फुलफिल करने के लिए हम लोग करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी अगर किसी इकोनॉमिक्स रिलेटेड गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे ही रिजल्ट आता है एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर बैच। इस बार ये फर्स्ट टाइम था, इस बार हमने ये बैच लॉन्च करा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रीलिम्स एग्जाम जो है उन्होंने अपने क्लियर किए हैं। ठीक है। एंड लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स, सेल्स टीम जो है हमारी उनको काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी रिसीव हुए। सो लेट्स सी। अब उन स्टूडेंट्स का हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टूडेंट्स की मेंस में भी हेल्प करी जाए, आगे उनका जो आंसर राइटिंग होगा उसमें भी उनकी हेल्प करी जाए ताकि एक गवर्नमेंट जॉब वो हासिल करें। और यहाँ पे अब देखिए कुछ रूल्स हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं और कैसे इन रूल्स को फॉलो करके हमने एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करना है। तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरा पिछले 5 सालों से इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीच करने का एक्सपीरियंस है, और हर बार हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे बैच से निकलते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम सक्सेस रेशियो है एमएस स्टडी गुरु का। तो देखिए, इन टिप्स को अगर आप भी बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे, कॉपी पर नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। और आप बोलोगे आकर कि मैम आपकी ये चीज़ें हमने नोट डाउन करी थी, इनको फॉलो किया था, इनको इम्प्लीमेंट किया था और एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्पफुल रही। ठीक है जी। सो नोट डाउन द थिंग्स। अब सबसे पहले यहाँ पर जो बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो आपका एआरएस का है, इसमें वो कहते हैं कि 300 मार्क्स का पेपर होगा, एक ही पेपर रहेगा। 3 आवर्स यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिलेगी, 3 घंटे मिलेंगे। और ये उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि 25 क्वेश्चन जो हैं 5 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 15 मार्क्स के होंगे। साथ में उन्होंने वर्ड लिमिट भी दे रखी है। अब ये जो वर्ड लिमिट दे रखी है ना, ये मुझे मेरे अकॉर्डिंगली वैसे काफ़ी कम लग रही है, बिकॉज 50 वर्ड्स दैट मीन्स आपकी कितनी 4-5 लाइनों में ख़त्म हो जाते हैं। तो 150 वर्ड तो एक पेज में ख़त्म हो जाता है। वर्ड लिमिट काफ़ी देखने को कम लग रही है। अब यहाँ पे बात यह है कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपको शीट होती है उस पर ऑलरेडी मतलब उन्होंने स्पेस ही इतना छोड़ा होता है। जैसे कि अगर 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो वो उन्होंने मैक्सिमम आपके लिए आधा पेज छोड़ा होगा। ठीक है, कि मैक्सिमम इतने में आपको कंप्लीट करना है। उसी तरह जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने उतना ही स्पेस वहाँ पे छोड़ा होता है जिसमें आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो हम तो बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स एएसआरबी वाले बैच में इनरोल्ड थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, उनका उसी वाले प्रीलिमिनरी वाले कोर्स में ही हमने मॉडल आंसर्स मेंस के लिए ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें से क्लियर हुए हैं, तो उनकी सहूलत के लिए हमने जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए सब्जेक्टिव आंसर्स अभी थोड़े ही किए हैं, अभी धीरे धीरे बना रहे हैं हम लोग और उसमें ऐड कर रहे हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए मॉडल आंसर्स। ठीक है। अब उसमें मॉडल आंसर्स बेसिकली हमने इस तरह से किए हैं, इस तरह से प्लानिंग करी है अभी तक कि जो आपका सिलेबस है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का, उसमें सभी टॉपिक्स कवर हो जाए। मतलब उन मॉडल आंसर्स में जो आपको नोट्स मिलेंगे है ना, सब्जेक्ट मैटर मटेरियल मिलेगा,
स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। इनके सारे सिलेबस से थ्योरी, डायग्राम्स, मतलब इक्वेशंस जो भी है या मैथमेटिकल, वो सब कवर हो जाए। मतलब इस अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन किए हैं। देखिए हम तो आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे, ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर्स से आप जो कंसेप्ट है वो भी समझ सकते हैं। उसके बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस का यहाँ पे जो रोल है ना, उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जितनी देर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना चीज़ों की। इन पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग, वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिखने की प्रैक्टिस है ना, वो भी मैं आपको आगे सारा बताती हूँ कैसे क्या क्या करना है। तो उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस। तो देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उस कंटेंट को याद रख कर, समझ कर, एग्ज़ाम में कैसे इम्प्लीमेंट करके आपको अपने मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं, है ना, ये कुछ आप पर भी है और मैं यहाँ पे आपको भी टिप्स बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर 25 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच है, तो यानी कि 125 मार्क्स के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स ईच लिखा हुआ है, यानी कि 100 मार्क्स के आपके ये हो गए। फिर 5 क्वेश्चंस जो हैं 15 नंबर का एक लिखा हुआ है, इनके 75 मार्क्स ये हो गए आपके, है ना। तो कुल मिला के 100, 200 और ये 300 नंबर यहाँ पे टोटल इस तरह से बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिए मेरी, कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि पहले 15 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे शायद, पहले बड़े वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, स्टार्टिंग से एग्ज़ाम को स्टार्ट करिएगा। जो उन्होंने आपके पैटर्न में सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उसी से, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप इससे स्टार्ट करिएगा जो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन ही लिखकर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बात समझे ना, उससे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करिएगा, वो चीज़ मत करिएगा पहले 15 नंबर वाले कर लें, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 3 घंटे हैं, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स। अब मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर हम 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, उसको अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्लैक से, 2 मिनट, अगर 5 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है, अगर हम टारगेट रखें कि हमको 2 मिनट में एक क्वेश्चन को ख़त्म करना है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब कितने 5-6 लाइन्स उन्होंने छोड़ी होंगी उसके लिए, है ना, मतलब मैक्सिमम आधा पेज। तो अगर आपके दिमाग में कंटेंट है, आपको समझ है क्वेश्चन की, आपको पता लिखना क्या है, तो लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर उसके लिए स्पीड, एजम्पशन ये है कि आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टारगेट रखते हैं हम कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको आप 2 मिनट में कंप्लीट कर लें, एक क्वेश्चन को अबाउट 2 मिनट्स, या मैंने टाइम इस अकॉर्डिंग रखा है कि आप 2 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी टाइम उसमें लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम एंड में बचाया मैंने, छोड़ा है, ठीक है। मतलब टारगेट उतना रखेंगे, टारगेट ही अगर मैं 3 मिनट का रख के चलूँगी तो वो 3 मिनट से आगे जा सकता है, एंड में छूट सकती हैं चीज़ें, ठीक है। टारगेट रखना है पहले 2 मिनट में आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है पूरा लिख लें, ठीक है। 2 मिनट का टारगेट रखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन मेरा 2 मिनट में हो रहा है, टोटल 25 क्वेश्चन है, यानी कि मेरे 50 मिनट्स लग रहे हैं। 50 मिनट्स आप लगा के चलो कि अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे में आपका ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में कंप्लीट कर देने हैं। इससे कम टाइम में, 1 घंटे से कम टाइम में ही कंप्लीट करने हैं, मतलब कोशिश करो 55 मिनट्स में तो पूरा अपना डन कर दो उसको, ठीक है ना। तभी मैंने कहा था, मतलब 50 मिनट्स इसके बन रहे हैं। चलो अगर आपको 2 मिनट से किसी क्वेश्चन में कुछ सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, 2 मिनट से कुछ सेकंड ज़्यादा भी लग रहे हैं, तब भी आपका मैक्सिमम मतलब 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट, इससे आगे आपको नहीं, ये टारगेट है आपका कि इससे ज़्यादा टाइम इसको आपको नहीं लगाना, इसमें तो ख़त्म करना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे आपकी आती है 10 क्वेश्चन। अब इसमें भी ये चीज़ है कि आप टारगेट रखो कि जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आप 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट्स में, 5 मिनट देंगे आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो टोटल कितने हैं ये क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है, और इसको भी आपको लग रहे हैं 50 मिनट्स, यानी कि वही अबाउट 1 घंटा।
अबाउट 1 घंटा कोशिश करना है, 1 घंटे से थोड़ी पहले ही उसको कंप्लीट हमको कर लेना है, मैक्सिमम 1 घंटा। इसी तरह फिर अगला 1 घंटा जो है वो आपका हो गया 15 नंबर के क्वेश्चंस का। बात समझे, ऐसे लेके चलना है कि एंड में ना 5-10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएं। वो क्यों बच जाएं, एक बार चेकिंग करने के लिए सारी। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी आगे बताऊंगी कि कई बार मान लीजिए आपने कोई चीज़ अंडरलाइन नहीं करी हुई, या कुछ मेजर चीज़ें जो हैं हाईलाइट करनी चाहिए थी वो नहीं कर रखी, है ना। या कोई भी ऐसी फिगर, ऐसा डाटा जो आपको लिखते टाइम कई बार होता है याद नहीं आ रहा, आप सोचते हैं कि चलो मैं बाद में जब याद आएगा फिर लिख लेंगे। ऐसी कई चीज़ें आप कई बार लिखते वक्त छोड़ देते हैं, है ना। या प्रेजेंटेशन छोड़ देते हैं कि बाद में इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हाईलाइट्स कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। बात समझे ना मेरी। तो वो 5-10 मिनट आप उस एंड के लिए थोड़ा रख लेना कि आप एक बार थोड़ा गो थ्रू हो जाए, है ना। थोड़ा जो आपने लिखा है उससे एक बार गो थ्रू तो करना बनता है। एक बार तो फर्स्ट पेज से लेके एंडले पेज तक सारा गो थ्रू तो आपको करना है। तो वो 5-10 मिनट उसके लिए रख लेना, क्योंकि वो जो एंड के 5-10 मिनट वाला आप गो थ्रू करेंगे ना, उससे आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंप्रूव होगी। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये समझ गए बात, आगे देखिए। अब ये जो आपका आंसर राइटिंग वाला एग्ज़ाम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी काम आएंगी। देखिए, किसी भी आंसर राइटिंग के एग्ज़ाम में यही चीज़ें काम आती हैं। अब ये वाला जो आपका ये ARS मेंस का एग्ज़ाम है, इसमें तो 3 घंटे के टाइम में काफ़ी मतलब क्वांटिटी क्वेश्चंस की ज़्यादा है, और एक चैलेंज ये अपने आप में, सारा पेपर भी एक टाइम पर कंप्लीट करना है ना, आई नो। तो इसमें तो ये चीज़ें हाई डिमांडेड है, स्पेशली ये आपकी स्पीड वाली चीज़ जो है, यहाँ पे बहुत डिमांड इसकी है। ऑब्वियसली वो बच्चा आगे रहेगा जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो स्पीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आंसर राइटिंग में ज़रूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट नॉलेज का ये है, आप सब्जेक्ट नॉलेज भी आपका, देखिए ऐसा सब्जेक्ट नॉलेज हो आपका कि क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़कर ही आपके दिमाग में उसका आंसर पूरा बन जाए कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो इसमें मैं ये लिख कर आ सकता हूँ, ये लिख कर आ सकता हूँ, ये लिख कर। वो चीज़ तभी होगी अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, अगर आपको कंसेप्ट समझ है सारे, तभी वो चीज़ आप दिमाग में भी अपन अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, क्वेश्चन को पढ़ते हो फ्यू सेकंड्स के लिए, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए अपने दिमाग में उसका एक लेआउट तैयार कर लो कि मुझे उस क्वेश्चन आंसर में लिखना क्या क्या है, कि उसने ये चीज़ पूछी है ना। या एग्जांपल के तौर पर उसने हैरेट डॉमर एंड सोलो मॉडल को कंपेयर करने को बोला, अपने दिमाग में एक फटाफट से पॉइंट्स, एक लेआउट सा तैयार कर लो, या कोई रफ शीट वगैरह उसके साइड पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मार्क कर लो एक पॉइंट्स में कि इसमें मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ, इसमें मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ, ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, और ये डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी है ना, ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एकदम लेआउट से तैयार कर लो वो लेआउट। अब आपके कुछ मतलब 5-6 सेकंड्स की वो जो आप लेआउट दिमाग में तैयार करेंगे ना, उससे आगे आंसर राइटिंग में आपका बड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट खत्म हुआ, साथ में आपको पता होगा अगला पॉइंट ये लिखना है, अगला पॉइंट ये लिखना है। वो एक लेआउट दिमाग में तैयार कर लो, और ये लेआउट तभी तैयार होगी अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कंसेप्ट समझे हुए हैं, दिमाग में एक सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, है ना। तो ऑब्वियसली आप प्रीलिमिनरी स्टेज क्लियर करके आए हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आई एज्यूम्ड की अच्छी ही है, तभी आपने वो क्लियर किया, पर उसको और मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारा ये होता है कि जस्ट हमको ऑब्जेक्टिव वे में MCQs ठीक करके आने हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास एक मटेरियल भी होना चाहिए लिखने के लिए, है ना। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मान लीजिए आपने हैरेट डॉमर की डायग्राम्स नहीं समझी थी, सोलो मॉडल की डायग्राम्स नहीं समझी थी, आपकी फी रेनिस वगैरह जो लुइस का मॉडल रहता है उसके डायग्राम्स नहीं समझी थे, इसके लिए समझनी पड़ेंगी, बिकॉज लिख कर आना है। सोलो की इक्वेशंस करनी पड़ेंगी, बिकॉज लिख कर आनी है वो चीज़, है ना। तो क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि अब आपको जो पढ़ना है वो थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्टिवली पढ़ना है, कि आपके पास एक रिटन मटीरियल भी हो लिखने के लिए अच्छा खासा। और यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस का भी अपना ही एक बहुत बड़ा रोल है, आगे जाके उसके बारे में भी समझते हैं। ये सब्जेक्ट नॉलेज समझ आ गया। अब राइटिंग प्रैक्टिस में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी हैंड राइटिंग। देखिए, राइटिंग स्किल्स का यहाँ पे मेरा मतलब है प्रेजेंटेशन। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है अपनी मास्टर्स में, बैचलर्स में भी अमंग टॉप 5 रैंक्स में मेरा रहा था यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं। और मैंने ना
ये एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जो हम रिटन एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम होता है ना, उसमें प्रेजेंटेशन मैटर्स ए लॉट। और प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो एक तरफ वो बच्चा है जिसको थोड़ी कम नॉलेज है, मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नॉर्मल एवरेज सी नॉलेज है, वो एक प्रेजेंटेशन अच्छी करके आ रहा है। दूसरा वो बच्चा है जिसको हद से ज़्यादा नॉलेज है, अभी सब कुछ आता है, रिसर्च पेपर्स उसने पढ़े हुए हैं, है ना, बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, पर अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करता तो इन दोनों में वो पहले वाला स्टूडेंट विनर रहेगा, जीतेगा, जिसको एक एवरेज नॉलेज होने के बावजूद भी उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है। तो प्रेजेंटेशन गेम चेंजर चीज़ होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग में फ्लो चार्ट्स, पॉइंट्स, स्टेप्स, एग्जाम्पल्स, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है मान लीजिए, है ना, उसको आप कोट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेपर में मैंने ऐसे पढ़ा था, हेडिंग्स, और हेडिंग्स को हाईलाइट करना, ऐसे लिखा उसको हाईलाइट करने के एक दो वेज है, या तो उसको अंडरलाइन कर दो, या फिर उसको बोल्ड वर्ड्स में लिख दो, है ना, कि वो चीज़ आप चाह रहे हो कि ये जो चीज़ है मेरी, ये एग्जामिनर पढ़े इसको और एग्जामिनर की नज़र इस पर पड़े, है ना, ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा लिखा है एंड आई वांट कि ये रीड करना एग्जामिनर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर इसको रीड कर लेगा तो उस नंबर बढ़ा देगा मेरे, मैंने इतनी अच्छी चीज़ लिख दी, तो उसको अंडरलाइन करके आओ, उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करो, उस चीज़ को, अंडरलाइन वाली चीज़ जो आपकी होगी एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ेगी। बात समझे? तो ये एक प्रेजेंटेशन, और भी मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बाद में भी बताती हूँ। फिर आपकी हैंड राइटिंग का यहाँ पे रोल है, बिल्कुल एक अच्छी हैंड राइटिंग देखने में ही ऐसा लगता है कि भाई सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक आइज़ के लिए अट्रैक्शन क्रिएट होती है, आंसर पढ़ने का भी एग्जामिनर का मन करता है, आपका पेपर चेक करने में एक अच्छा इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है ना, तो वो एक एक्सेप्ट देन, मतलब आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को ये चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसा मत समझिएगा कि आपको आता कुछ नहीं है, सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी लिखा है तो कुछ नहीं होगा, फेल हुआ, है ना। तो चीज़ें आनी, सब्जेक्ट नॉलेज होनी, ये टॉप प्रायोरिटी है, इसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। पर आप सब्जेक्ट नॉलेज के साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन और एक अच्छी स्किल जोड़ देंगे ना, तो वो आपको विनर बनाएगी वो चीज़, कि आप सबको अच्छी नॉलेज भी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, फिर किस बात की कमी, ठीक है, वो चीज़। फिर आपकी आ गई एक्यूरेसी, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में। अभी हमारा जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, या और स्टेट्स के AP के एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स लिखते हैं वो, है ना, उसमें मैं अक्सर ये चीज़ बताती हूँ कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बड़ा ज़रूरी है, कि उसमें एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, आप लिख कुछ रहे हो, बात नहीं बनी, है ना, वहीं से पता चल रहा है कि आपका दिमाग सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, आपको क्या साइंटिस्ट बनना है। तो वो एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मस्ट है, कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, आपसे उसने पूछा क्या है और आप आंसर क्या दे रहे हो, है ना। पूछ वो रहा है कि दोनों में डिफरेंसेस बताइए, तो आप पूरा आंसर जो है एक मॉडल को टारगेट करके लिख रहे हो, एंड में थोड़ी सी लाइनें दूसरे मॉडल के बारे में लिख रहे हो, दैट इज एग्जाम्पल, सही चीज़ नहीं है वो। इस तरह की और तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं सही करते, पूछा उसने क्या है क्वेश्चन में, और आंसर में जस्ट क्वेश्चन का एक वर्ड, अच्छा क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई, ये वाला मॉडल लिखा हुआ है, चलो यही मॉडल सारा एक्सप्लेन कर देते हैं, पर आपने क्वेश्चन ढंग से इंटरप्रेट ही नहीं किया कि उस मॉडल में वो पर्टिकुलर क्या चीज़ पूछ रहा है। बात समझे मेरी? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही से करिए, और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग वही आंसर आपका, जो उसने मांगा है आपसे क्वेश्चन में, वो आपकी आंसर में दिखना चाहिए एग्जामिनर को साफ स्पष्ट, कि जो पूछा गया हाँ वो आंसर इसका मुझे दिख रहा है इसकी आंसर में। समझे बात? दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। स्पीड, जैसे मैंने, अब स्पीड यहाँ पे आपकी डिपेंड करती है आपकी खुद की राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको खुद पहले ही बताया था कि देखिए हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब वो जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उससे आपको खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। खुद की प्रैक्टिस की क्वेश्चन जो भी है आपको दिया गया क्वेश्चन वो लिख कर और उसका आंसर खुद लिखना है ना। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे
पर्टिकुलर ना क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगी। क्वेश्चन पेपर्स इन द सेंस कि पूरा इस फॉर्मेट में कि इतने 25 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के होंगे। इस तरह पूरे आपको स्टडी मटेरियल देने के बाद इस तरह के पूरे टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। अब ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रिंट निकलवा के जैसे भी सॉफ्ट कॉपी से अपनी शीट वगैरह पकड़कर उस पर राइटिंग प्रैक्टिस उसकी करनी है, लिख कर देखना है, 3 घंटे में कंप्लीट करके देखना है कि आपसे हो रहा है, आप सही आंसर उसका दे पा रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आप जितना मर्जी पढ़ लें, किताबें पढ़ ली आपने, स्टडी मटेरियल पढ़ लिया आपने, सब चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद भी अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, तो काम नहीं चलेगा। दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, यू हैव टू प्रैक्टिस। कि आप प्रैक्टिस से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिस से आपको आदत बनेगी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में लिखने की, प्रैक्टिस से आपको आपकी जो सोच है इस तरह से आपका दिमाग डेवलप होगा कि कैसे एक पॉइंट के बाद फटाफट से मेरे दिमाग में दूसरा पॉइंट आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एग्ज़ाम में सोचने का वक्त नहीं है। किस तरह से एग्ज़ाम में अपने दिमाग को हैंडल करके फटाफट चलाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, बस लिखते जाना है ना। ए फ्यू सेकेंड्स के लिए आप रुक कर लेआउट तैयार कर सकते हो क्वेश्चन की, बस ज़्यादा टाइम वहाँ पे सोचने का भी नहीं होगा। तो दिमाग को ऐसे ट्रेंड करना कि वो फटाफट से चीज़ें दिमाग में आती जाएँ और आप लिखते जाएँ। ये सभी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए मैं आपको मॉडल अपने क्वेश्चन पेपर्स भी दूंगी पूरे, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। पहले एक बार सारा स्टडी मटेरियल इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए आपका, उसके बाद हम इसकी तरफ टेस्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अगली चीज़ है यहाँ पे थिंक व्हाट टू राइट। ये अभी मैंने जो चीज़ बताई थी कि एक लेआउट तैयार कर लीजिए क्वेश्चन राइट करने से पहले कि मुझे लिखना क्या है इसमें, है ना। ये हो गया। फिर ये मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट्स। अच्छा, जितना ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी कम हो जाती है कि एग्जामिनर की भी उसको चेक करने के लिए। मतलब उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिखना है। इंटरेस्टिंग फॉर्म मतलब कहने का कि पॉइंट्स लिखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स बना के लिखिए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे करके। हेडिंग्स लिखिए, हेडिंग्स को अंडरलाइन करिए, हो सकता है फ्लो चार्ट्स बनाइए। और देखिए, एक मिनट, न्यू स्लाइड। और ना ऐसे करके, जैसे मान लीजिए आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, है ना, तो उसमें आप एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल आपको लुइस मॉडल का देती हूँ, ठीक है। आपने मॉडल मान लो, पूरा मॉडल ही उसने पूछा कि इस मॉडल को एक्सप्लेन करो। अब आप इस मॉडल को लिख रहे हो, है ना, ये आपको 10 नंबर या 15 नंबर वाले में ही आएगा क्वेश्चन, है ना। अब आपने जैसे पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया। अब देखो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें तो आपको इंट्रोडक्शन का अलग कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन का हेडिंग बना सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना आपके पास होगा ही नहीं कि आप ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह या डायग्रामेटिकल बना सके, पर हाँ स्पेस है तो ज़रूर बना दो डायग्राम्स। मतलब इतनी स्पेस भी अगर उन्होंने दी हुई है, छोटी सी डायग्राम बना दो जस्ट एक बताने के लिए कि भाई हाँ मुझे डायग्राम आती है, मैंने पढ़ी हुई है डायग्राम, मुझे आती है। स्पेस नहीं थी इतनी आपने दी हुई है जगह, तो मैंने छोटी सी दिखा दी है बना के कि मुझे आती है। वहाँ पर भी आप बना सकते हो डायग्राम, वहाँ पर भी आप फ्लो चार्ट दे सकते हो, पर इतना डिटेल्ड चीज़ें लिखने का वहाँ पे आपके पास नहीं होगा, है ना। आपको कोशिश करनी है कि जितना भी कंटेंट लिखो एकदम एक्यूरेसी के साथ लिखो, और ऐसा लिखो कि भाई पढ़कर लग रहा है कि सच में आपने अच्छी तैयारी की है, आप साइंटिस्ट बनने के काबिल हो, आपको चीज़ें आती हैं। और आप किसी रिसर्च पेपर या किसी रिसर्च फाइंडिंग की या किसी बुक, किसी पर्टिकुलर ऑथर या किसी इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे कोट भी कर सकते हो, है ना, कि पर्टिकुलर ये इस ऑथर ने या इस रिसर्च पेपर की ये फाइंडिंग है, इसने ये चीज़ बोली है। किसी रिसर्च पेपर का आपको कोट करना है ऐसे, उसका लास्ट नेम ऑथर का और उसका जो ईयर है ना, मतलब फाउंड डैट करके मेंशन कर सकते हो आप उस चीज़ के बारे में। या एक चीज़ और कि जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी लुइस का मॉडल, सबसे पहले आपने जो पहली 2 लाइन्स होंगी ना क्वेश्चन की, उसमें ये चीज़ ज़रूर लिख देना कि मॉडल दिया किसके द्वारा गया। जैसे मैं जो अपने लेक्चर्स में
जब भी आपको ये थ्योरीज करवाती हूँ इसमें हमेशा बताती हूँ कि ये किस बुक में, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, किस बुक से ये मॉडल लिया गया, यानी कि कौन सी बुक थी जिसमें इस पर्टिकुलर ऑथर ने ये मॉडल दिया। ठीक है, हर मॉडल्स की डेट्स और उनकी बुक्स का नाम ये हमने अपने प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बड़े अच्छे से याद किए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे बैच के थे जानते हैं, उनको मैंने हर मॉडल के साथ उसकी बुक का नाम और उसका ईयर करवाया हुआ है। अगर आप पहली एक लाइन में, 2 लाइन्स में ये चीज़ मेंशन कर देते हो ना, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है ये चीज़। ठीक है, तो अब जैसे अपने इंट्रोडक्शन दी, फिर उसके बाद जो भी इस मॉडल में कहा गया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो डायग्राम है, और इसके अलावा अब आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, डायग्राम दे दिया, एजम्पशंस, एक मॉडल की एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस होगी, फिर एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन के साथ में डायग्राम दे दी। ठीक है, अब डायग्राम देने के बाद नीचे ना आप वो भी पॉइंट एक लिख सकते हैं कि टुडे रेलिवेंसी, है ना, कि टुडे सिनारियो में इस मॉडल का क्या रेलिवेंसी है, ऐसा कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं और कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर वो इंडियन इकोनॉमी से, मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, जो ऐसे टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है कि जो टॉपिक न्यूज़ में है या ऐसा कुछ भी है ना, तो उसमें आप कोई करंट फैक्ट, करंट डाटा वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, करंट डाटा, करंट फिगर, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि भाई करंटली ये रेट जो है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है तो इसका ये जो रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, करंटली इतना चल रहा है, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिसेंट जो आई उसमें ये रेट्स इतने करे गए हैं, ऐसी कोई चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आप एग्जांपल मेंशन कर रहे हो उसको हाईलाइट ज़रूर कर दो। जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो ना, उसमें आपने उसका कोई एग्जाम्पल देना है ना, तो एग्जाम्पल जैसे आपने ऐसे लिखा, कोई एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया 3-4 लाइन्स में, इसको हाईलाइट करके ज़रूर आओ कि भाई हाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल, ऐसे मैंने इसको 2 ब्रेसिस में डाल दिया कि भाई मेरी एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ ले अगला बंदा, मैंने हाईलाइट स्पेशली उसको कर दिया। ठीक है, उन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करके आना, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स क्वेश्चन में बनाना ज़रूर। ठीक है, स्पेस ज़्यादा कम भी है तब भी साइड पे बना देना अगर आता है डायग्राम तो। ठीक है, मतलब जिसके भी डायग्राम्स हैं आपके दिमाग में, आपको पता है, वो तो ज़रूर बना के आना, ये चीज़। ठीक है, अच्छा, और हाँ एक चीज़ और, एक चीज़ यहाँ पे समझिए, सारे पेपर को अटेम्प्ट करके आना बहुत ज़रूरी है, एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कंपटीशन हाई है, सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ के आ रहे हैं तो आपके कंपटीशन से बाहर निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ने प्रीलिम क्लियर करके मेंस तक पहुंचा ना, वो ज़्यादातर ये तो रहता ही है कि सारे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे टेस्टिंग होगी कि किसने अच्छा ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप अटेम्प्ट ही कम कर देते हैं, एक आधा छोड़ ही आते हैं, फिर तो आप डायरेक्टली आउट है कंपटीशन से। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए, बिकॉज बहुत कंपटीशन है और स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। सो कोशिश करिएगा कि सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ के मत आना, सारा पेपर करके आना, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ें। मैंने जो आपको टाइम लिमिट अभी बताई उसको फॉलो करिएगा, क्यों छूटेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब सभी स्टूडेंट जिन्होंने पूरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, अब वहाँ पे टेस्टिंग किस चीज़ की होगी कि किसके क्वेश्चन में ज़्यादा नॉलेज रिफ्लेक्ट हो रही है, किस आंसर में, किसके आंसर में प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है, किसका आंसर जो है प्रेजेंटेशन मीन्स टू से पॉइंट्स वगैरह में, डायग्राम्स वगैरह उसने ज़्यादा बनाई है, डाटा दे दिया, कोई फिगर दे दी, कोई रिसर्च पेपर को कोट कर दिया, है ना, ऐसी चीज़ें, बुक का नाम दे दिया, ईयर दे दिया थ्योरी का, ये सब चीज़ें किसने ज़्यादा दी हैं, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी नॉलेज किसकी ज़्यादा है, इस चीज़ की टेस्टिंग है वहाँ पे। सिर्फ सारे अटैम्प्ट कराना ही काफ़ी नहीं है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। बाकी आप MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट msstudyguru.in पर भी जा सकते हैं। उसमें आपको ESRB नेट सर्च करोगे ना, स्टोर में जाके उसके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप अपनी एक वीडियो लेक्चर्स वाला कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, या अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और अपने जो टेस्ट वगैरह चाहिए उसके लिए दूसरा अलग से है। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कर सकते हैं एनरोल। ठीक है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। आपको ये कैसी लगी गाइडेंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस तरह की अगर आप और भी आगे वीडियोस चाहते हैं तब भी बताना। थैंक यू।